Hello friends, I am Anju Kumar Shrivanshi. Once again welcome to my YouTube channel Anand Career Institute. दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपको अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए यह क्वेश्चन का पूरा व्यंजक और बहुत ही अच्छे से डेरिवेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को बहुत ही अच्छे से ड्राइव किया है। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अक्सर एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u सिद्ध कीजिए। दोस्तों अगर इस प्रकार के जो 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उसमें हमें हमेशा कंफ्यूज होता है, हम स्टेप्स भूल जाते हैं। तो हम इस प्रकार से डिस्कस करेंगे दोस्तों कि आप एक के बाद एक कौन से स्टेप याद करना है, कैसे करना है, ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको और आप कभी नहीं भूलोगे एग्जाम तक। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। दोस्तों उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया था तो हम हेडिंग डाल देंगे उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। दोस्तों हम एक दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिख रहे हैं, इसीलिए दोस्तों हम MPN एक उत्तल दर्पण मान लेंगे। तो दोस्तों हम पहले मान लेते हैं और मानने के अनुसार हम चित्र बनाते हैं तो हमें बहुत ही आसानी होती है। तो दोस्तों माना MPN एक उत्तल दर्पण है जिसका P ध्रुव है, F फोकस है तथा C वक्रता केंद्र है तथा वस्तु AB एक जो वस्तु AB है उसका दोस्तों आभासी प्रतिबिंब A' है। दोस्तों बिंदु D से हम मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डालेंगे जिससे हमें एक अभिलंब DE मिलेगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों माना हमने MPN एक अवतल दर्पण है दोस्तों जिसका P ध्रुव है, F फोकस है तथा C वक्रता केंद्र है। दोस्तों यह उत्तल दर्पण है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण का जो बाह्य पृष्ठ होता है वह परावर्तक होता है और उत्तल दर्पण में अंदर की ओर पॉलिश होती है। अतः इसका P ध्रुव है, F फोकस है और ये C वक्रता केंद्र है। दोस्तों AB एक वस्तु रखी है क्योंकि जो परावर्तक सतह होती है उसी के सामने हमें वस्तु को रखना होता है दोस्तों। अतः AB एक वस्तु हमने यहाँ पर रख दी है। अब इससे होती हुई प्रकाश किरण दर्पण में आपतित होगी तथा यह परावर्तित होकर इस दिशा में चली जाएगी। दोस्तों अगर हम इसे पीछे बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रत्येक किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह हमें फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, अतः हम इसे आगे बढ़ाकर फोकस से ले जा लेंगे क्योंकि दोस्तों हमें दर्पण सूत्र हमें सिद्ध करना है। अतः एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। दोस्तों इन दोनों के कटांक बिंदु पर हमें एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा A', B'। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं दोस्तों वह आभासी होते हैं। दोस्तों उनकी कल्पना की जा सकती है, उन्हें एहसास किया जा सकता है, उन्हें देखा नहीं जा सकता। दोस्तों अब हमें जो कटांक बिंदु D है, मतलब जहाँ से किरणें परावर्तित हुई थी दोस्तों, वहाँ पर हमने एक बिंदु D डिनोट किया है और उससे मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डाला, हमने DE खींचा दोस्तों, जिससे हमें अभिलंब DE प्राप्त हुआ। अतः दोस्तों आपको मालूम होगा कि किसी भी दूरी को हम ध्रुव से मापते हैं। अतः दोस्तों ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। दोस्तों ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं और दोस्तों ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। आप चित्र से हम आप देखकर यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले दर्पण सूत्र हेडिंग डाली, हमने मान लिया दोस्तों और मानने के अनुसार हमने उसे ड्रॉ कर लिया है। अब बहुत ही आसानी से जो हमें चित्र में दिख रहा है उसका कंपैरिजन करके कैलकुलेशन करके हम बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा 15 मिनट मिनिमम भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन घबराएं नहीं, आपको एक बार ही देखना है और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमने त्रिभुज ACB एवं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है। दोस्तों अगर आप चित्र में देखेंगे तो A', C, B',
ए डेस सी बी डेस तथा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी। दोस्तों यह समरूप त्रिभुज है। दोस्तों समरूप त्रिभुज वह त्रिभुज होते हैं जो एक समान दिखते हों लेकिन उनकी भुजाएं बराबर हो, यह जरूरी नहीं है। दोस्तों समरूप त्रिभुज संपूरक कभी नहीं हो सकते, किंतु जो संपूरक त्रिभुज है दोस्तों वह समरूप हो सकते हैं। अर्थात संपूरक त्रिभुज वो होते हैं दोस्तों अगर ए डेस बी डेस भुजा ए बी के बराबर होगी और बराबर होगी और एक सी होगी। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक सी है, बराबर नहीं, इसलिए हम यहाँ पे समरूप त्रिभुज बोल रहे हैं इन्हें। अतः दोस्तों त्रिभुज ए डेस सी बी डेस तथा त्रिभुज ए बी सी में हम देखेंगे समरूप त्रिभुज की दोस्तों जो भुजाएं होती है वह अनुपातिक होती है। और हमेशा याद रखिएगा जो प्रतिबिंब के द्वारा बना हुआ त्रिभुज है उसकी भुजाओं को हम अंश में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि ऊपर कौन सी भुजा आएगी, अतः जो प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग बनेगी वह ऊपर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम दोनों त्रिभुजों को कंपैरिजन करते हैं तो ए डेस बी डेस, क्योंकि इनकी भुजाएं जो होती हैं अनुपातिक होती हैं, अतः ए डेस बी डेस अपॉन ए बी हो जाएगा दोस्तों इज इक्वल टू बी डेस सी अपॉन बी सी। दोस्तों इसी प्रकार जो समरूप त्रिभुज ए डेस एफ बी डेस, समरूप त्रिभुज ए डेस एफ बी डेस तथा समरूप त्रिभुज डी एफ ई में। दोस्तों क्योंकि यहाँ भी एक समरूप त्रिभुज है, यह दोनों भी समरूप त्रिभुज है दोस्तों, अतः इनकी भुजाएं भी अनुपातिक होंगी। और दोस्तों हमेशा याद रखिए प्रतिबिंब के द्वारा बना हुआ जो त्रिभुज, प्रतिबिंब की ओर जो भुजाएं होती हैं हम उसे ऊपर अंश पद में ही रखते हैं। यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होता है दोस्तों। अब हम यहाँ पे जो ए बी डेस है दोस्तों, यहाँ पे ए बी डेस है वह डी ई के समरूप है, अतः ए डेस बी डेस अपॉन डी ई हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार एफ बी डेस अपॉन एफ ई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह समरूप है। बी डेस एफ भी लिख सकते हैं दोस्तों हम, बी डेस एफ अपॉन एफ, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कि जो डी ई है वह ए बी के बराबर है। अगर आप देखें तो जो ए बी है वह डी ई के बराबर है। अतः दोस्तों अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इस दर्पण का द्वारक छोटा करें, अर्थात इस बिंदु को छोटा करते करते हम इस बिंदु के समीप लाएं, तो आप देखेंगे कि जो पी ई है वह पी एफ के इक्वल हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा दोस्तों। पी एफ इज इक्वल टू ई एफ लगभग हो सकता है दोस्तों। अतः हम इस प्रकार से लिखेंगे। अभी हमने दोस्तों दोनों जो समरूप त्रिभुज हैं उनकी भुजाओं अनुपातिक होती है, यह हमें मालूम था, उसके अकॉर्डिंग हमने कंपेयर कर लिया और समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया है। अब दोस्तों हम समीकरण 2 में ही यदि हम देखते हैं दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, हमने देखा था ए बी इज इक्वल टू डी ई है दोस्तों समीकरण 2 बनाते समय, और दर्पण का द्वारक हम छोटा करें तो जो ई एफ है दोस्तों वह पी एफ के बराबर हो जाएगा। अतः हम ए डेस बी डेस अपॉन ए बी और इज इक्वल टू बी डेस एफ अपॉन पी एफ लिख सकते हैं दोस्तों ई एफ की जगह, अतः पी एफ हो जाएगा। अब दोस्तों हमने इसे समीकरण 2 दे दिया है। अब समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है दोस्तों इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का इक्वल है, अतः लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा दोस्तों। इसीलिए हम समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए, राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों बी डेस सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डेस एफ अपॉन पी एफ हो जाएगा। अतः दोस्तों अगर हम चित्र को ध्यान से देखें तो अब समीकरण 1 और 2 को हमने कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद दोस्तों उनकी जो इक्वल दोनों राइट हैंड साइड बराबर थे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होकर हमें यह प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम क्या करें यह हमें ख्याल आता है। तो दोस्तों यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। अब ये हो गई दूरी। अब बी डेस सी भुजा को हम किस प्रकार से लिखेंगे, बी डेस एफ को किस प्रकार से लिखेंगे, बी सी को किस प्रकार से लिखेंगे और पी एफ को किस प्रकार से लिखेंगे, यह हम चित्र से पता कर लेंगे। अगर आप दोस्तों चित्र में ध्यान से देखें
अब दोस्तों हमने इक्वेशन को इक्वल कर लिया है, आपको बहुत अच्छे से वहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो हमें बी डे सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डे एफ अपॉन पी एफ प्राप्त हुआ है, उसके आगे हम क्या करें, यहाँ हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, आप चित्र में देखेंगे तो यहाँ हमें दूरियाँ लिखना होता है दोस्तों, कि हम उन भुजाओं को चित्र के अकॉर्डिंग कैसे लिखें। हम दोस्तों बी डे सी जो है, बी डे सी, अब हमें पता है हम दर्पण में कोई भी जो दूरियां होती हैं उसे ध्रुव से मापते हैं दोस्तों। अगर हम बी डे सी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों, P, क्योंकि हमें दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, हमें कैलकुलेशन करना है, अतः हम P से उसे नापकर बी डे सी को इस प्रकार से लिखेंगे, पी सी माइनस पी बी डे कर देंगे दोस्तों, तो हमें बी डे सी प्राप्त हो जाएगा। बी डे सी के लिए हमने क्या किया है, पी सी भुजा में से हमने पी बी डे भुजा घटा देंगे तो हमें बी डे सी भुजा प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों हम बी सी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, बी से सी यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पी वी प्लस पी वी को और पी सी को जोड़ देंगे तो हमें दोस्तों पी सी भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो हम पी वी प्लस पी सी कर देंगे दोस्तों, जिससे हमें पी सी भुजा प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों हम बी डे एफ के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बी डे एफ भुजा यह है, तो हम ध्रुव से मापते हैं किसी भी चीज को, अतः पी एफ माइनस पी बी डे कर देंगे तो दोस्तों हमें बी डे एफ भुजा प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों हमें पता है पी एफ भुजा के लिए P से F तक की दूरी हमें पता है स्मॉल f है दोस्तों, क्योंकि वो प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, और P से F की तक की दूरी जो ध्रुव से फोकस तक की दूरी है दोस्तों, उसे स्मॉल f से मापते हैं, अतः यहाँ पी एफ इज इक्वल टू स्मॉल f आ जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अतः दोस्तों अगर आप निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को ध्यान से देखें, अगर आपको मालूम होगा तो जो पीसी भुजा है, अगर आपको निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों। पीसी जो ध्रुव से वक्रता की दूरी कैपिटल आर है दोस्तों, पीसी जो भुजा है वह ध्रुव से वक्रता तक की दूरी थी जिसे हम कैपिटल आर से मापते हैं। पी बी डे से जो दोस्तों है वह ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, अतः हम इसे कैपिटल स्मॉल v से इसकी वैल्यू है दोस्तों। और पी से वी, पी वी जो है दोस्तों वह ध्रुव से वस्तु की दूरी है, इसे हम स्मॉल u से मापते हैं क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो इस और पॉजिटिव होता है, इस और भी पॉजिटिव होता है, इस और नेगेटिव होता है, इस और भी नेगेटिव होता है दोस्तों, इस और भी नेगेटिव होता है, और इस और भी नेगेटिव होता है, इस और पॉजिटिव होता है दोस्तों। अतः हम इस और बढ़ते हैं तो पॉजिटिव में लेते हैं किसी भी संख्या को, और लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं दोस्तों तो हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव में लेते हैं। यहाँ पे माइनस चिन्ह आता है अगर आपको मालूम होगा तो दोस्तों। अतः जो पी है वह ध्रुव से वस्तु की दूरी को दर्शा रहा है, इसलिए यह स्मॉल u आया दोस्तों, क्योंकि ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम स्मॉल u से मापते हैं। पी है दोस्तों जो ध्रुव से फोकस की दूरी है जो कि स्मॉल f होती है, पॉजिटिव। अतः दोस्तों हम इन सभी की वैल्यू रख देंगे जो हमें इक्वेशन 3 प्राप्त हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ दूरियाँ बता दी हैं। अब उसके हमने जो वैल्यू निकाली है वह वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो दोस्तों पी सी की वैल्यू आर आ गई, माइनस है तो माइनस लगा दिया, पी बी डेज की वैल्यू भी आ गई स्मॉल भी, अपॉन जो दोस्तों पी वी की वैल्यू है वो माइनस यू है, और पी सी की वैल्यू आर है, और पॉजिटिव का चिन्ह था तो पॉजिटिव आ गया दोस्तों। इसी प्रकार जो पी एफ है वह स्मॉल एफ था तो स्मॉल एफ आ गया, माइनस का चिन्ह था तो माइनस लगा दिया, और पी बी डेज है जो पी बी डेज की वैल्यू स्मॉल भी थी दोस्तों तो हमने स्मॉल भी कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, लेकिन जो सॉरी दोस्तों यहाँ पॉजिटिव कैपिटल पॉजिटिव भी इसकी वैल्यू थी, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो वहाँ माइनस हो गया दोस्तों। पी एफ की वैल्यू स्मॉल एफ थी तो स्मॉल एफ लिख दिए। लेकिन और दोस्तों अब हमें मालूम है जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दुगनी होती है दोस्तों। अगर आपको वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध नहीं मालूम है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे r जो है r के इक्वल में 2f रख सकते हैं दोस्तों। तो 2f माइनस वी अपॉन माइनस यू प्लस 2f इज इक्वल टू f माइनस वी अपॉन एफ यहाँ आ गया है दोस्तों। अब हम इसे इस ओर पक्षांतरित कर देंगे और इस वैल्यू को इस ओर पक्षांतरित कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं दोस्तों इसे।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से दोस्तों हमें वैल्यू प्राप्त होगी 2f² माइनस वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू प्लस 2f और एक कोष्टक में f माइनस वी। दोस्तों हम इसे फिर से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमें वैल्यू प्राप्त होगी माइनस यू एफ प्लस यू वी प्लस 2f² माइनस 2f3। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 2f² और यहाँ पे भी 2f² है, दोनों का सिंबल पॉजिटिव है, अतः यह दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोस्तों अब हम जो बचा है उसे नीचे की स्टेप में रख देते हैं दोस्तों, तो हमें प्राप्त होता है माइनस वी एफ प्लस यू एफ प्लस 2f3 इज इक्वल टू यू वी। दोस्तों काफ़ी अच्छे से कैलकुलेशन करना, कई बार प्लस प्लस के चक्कर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती हैं। कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से करना, आराम से देखते हुए करना। माइनस तो दोस्तों अब हम जो माइनस माइनस वाली है उसे एक तरफ कर देंगे और प्लस प्लस वाली को एक तरफ कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो माइनस वी एफ है वहाँ और यहाँ पे एक माइनस वी एफ और यहाँ पे 2 वी एफ है, इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो दोस्तों एक वी एफ बचेगा। अतः हमें प्राप्त होगा दोस्तों वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी। दोस्तों अब यह इक्वेशन में हम यहाँ तक तो हम कैलकुलेशन करके ला लेंगे। हमने सबसे पहले थर्ड स्टेप में करेंगे और फिर दोस्तों वो दूरियों को हम चित्र से प्राप्त हो गई और दूरियों को वैल्यू करके हमने कैलकुलेशन करके ये स्टेप है। अब यहाँ से हम क्या करें, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमेशा याद रखिए यू वी एफ का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। दोस्तों दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर हमें 1 यू वी एफ भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम एफ वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ हो जाएगा दोस्तों। अतः यहाँ पे एफ वी से एफ वी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे यू एफ से यू एफ कैंसिल आउट हो जाएगा और यू वी से यू वी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। दोस्तों यही उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thank you for watching my video.